बैठिए बैठिए। मुकेश जी बैठिए, आप बैठिए 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 आप बैठिए आप बैठिए आप बैठिए ना। मैंने सुन लिया। बैठिए बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। जो आप बोल रहे हैं ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा, इसलिए बैठिए आप बैठिए आप बैठिए आप। दिनांक 2/3/2022 को दिनांक 2/3/2022 को प्रातः 9:55 सर्वश्री जगत सिंह नेगी, मुकेश अग्निहोत्री, मोहनलाल ब्राक्टा, रामलाल ठाकुर जी, सुंदर सिंह ठाकुर जी, सतपाल सिंह रायजादा, सुखविंदर सिंह सुखू, लखविंदर सिंह राणा, संजय अवस्थी, नंदलाल व इंदर दत्त लखनपाल माननीय सदस्यों से नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है, जो कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने हेतु लंबे समय से आंदोलनरत हैं, जिससे भारी रोष उत्पन्न हुआ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 119 (7) के अंतर्गत जैसा प्रावधान है, उसमें ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो। इस विषय पर सर्वश्री रामलाल ठाकुर, जगत सिंह नेगी, सुभाष ठाकुर, संजय अवस्थी, पवन कुमार काजल व श्रीमती आशा कुमारी माननीय सदस्यों से तारांकित प्रश्न उत्तर हेतु प्राप्त हुए हैं तथा माननीय सदस्य इस पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस प्रस्ताव को मैंने विभाग को उत्तर हेतु प्रेषित कर दिया है। जैसे ही विभाग से उत्तर प्राप्त होगा मैं अपना विनिश्चय दूंगा। अतः इस स्थगन प्रस्ताव पर अविलंब सभा के कार्य को स्थगित कर इस प्रस्ताव पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव को निरस्त करता हूं। प्रश्न काल आरंभ। प्रश्न संख्या 4735 श्री हीरालाल जी, माननीय सदस्य हीरालाल जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 4735। शिक्षा मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 4735 सूचना सभा पट पर रख दी गई है। माननीय सदस्य हीरालाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े विस्तार से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन 3 वर्षों में करसोग क्षेत्र में जितने भी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या फिर हमारे हाई स्कूल है या फिर हमारे मिडिल स्कूल है, इसमें जो प्रवक्ताओं की पोस्टें और अपने टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल है, ये पोस्टें लगभग सभी 95 अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसका इनको उत्तर दिया है और जिसके मुताबिक यह है कि श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में इन 4 वर्षों में प्रवक्ता के 43, प्रशिक्षित स्नातक कला के 25, नॉन मेडिकल के 17 पर मेडिकल के 10 पद भरे गए हैं
और अधिकतर रिक्तियों को करसोग विधानसभा क्षेत्र में भरा गया है। अध्यक्ष महोदय, और उसके साथ साथ यह है कि कुछ पद रिक्त होते जाते हैं और जिनके पीछे कारण यह है कि नए स्कूलों का अपग्रेडेशन होना, रिटायरमेंट का होना और फिर प्रमोशन इत्यादि के कारण से भी कुछ पद जो खाली रह जाते हैं और उन पदों को लगातार भरते रहने के लिए हम उसमें डायरेक्ट भर्ती भी और प्रमोशन के माध्यम से भी प्राथमिकता के आधार पर भरने के बारे में प्रयासरत हैं। और साथ में माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि जो बाकी रिक्तियां हैं उनको कब तक भरा जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारी भर्ती प्रक्रिया चली है और जैसे जैसे हमारे पद भरते जाएंगे तो उन रिक्तियों को भरा जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4736 श्री जगत सिंह नेगी। श्री जगत सिंह नेगी अब्सेंट हैं। चार 4736 श्री जगत सिंह नेगी अपनी सीट पर है नहीं। अगला प्रश्न अनुपस्थित हैं। अगला प्रश्न संख्या 4737 श्री मुल्खराज प्रेमी जी। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 4737। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 4737 क, ख एवं ग सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। श्री मुल्खराज जी। अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर बड़े विस्तार से दिया है और बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 17 स्कूलों के नए भवनों का निर्माण कार्य जो स्वीकृत किए हैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं माननीय मंत्री मोदी जी से ये आश्वासन चाहता हूं कि ये जो कार्य हैं, पाठशालाओं नए जो 17 स्वीकृत नए भवनों, 4 राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं का निर्माण कार्य जो पूर्ण हो चुका है और 10 राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में के कार्य जारी हैं। उच्च पाठशाला धानिक 4 कमरों व हाल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहरी में विज्ञान प्रयोगशाला भवन का, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संसाल में विज्ञान भवन का निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो सका है। सरकारी स्कूलों में भवन निर्माण कार्य आरंभ करवाने के लिए जो उत्तर दिया प्रयासरत है, मैं इनसे आश्वासन चाहता हूं कि ये कार्य कब तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। और दूसरा जो ग है, इसमें तो ये जो बीएड साइंस लैब का जो कार्य, मुझे लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास का पहला जो है एक शिलान्यास था और इसमें काम लगभग जो है पूर्ण होने की ओर है। मैं इसमें भी आश्वासन चाहता हूं कि इसका जो है कब तक इसको जो है पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ये जानना चाहा है कि 17 भवनों का जो काम चला है और उसमें से जो उसकी जो कंप्लीट जानकारी है, और इसमें इन्होंने मुख्य रूप से जो प्रश्न किया है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धानग और राजकीय प्राथमिक वरिष्ठ सुनता है, तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था जो स्थापित की है उसका क्या स्वरूप रह जाएगा। तो जो ऑफिसर्स है, एक प्रोटोकॉल बनाया जाना चाहिए कि कौन सा विधायक, कई बार विधायक हम बोलते हैं कि हाँ हमने मीटिंग करनी है, वीडियो को बोलते हैं, कहते हैं सरकार आपकी नहीं है, आपकी सरकार नहीं है। अगर हम वीडियो को बोले कि आज हमने कोरोना काल का, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, हमने कहा कि सरकार ने हमें 10 लाख रुपए दिए हैं, हम सैनिटाइजर वितरण करना चाहते हैं, तो वीडियो साहब भाग जाते हैं। अब विधायक साहब जी ने पैसे दिए 10 लाख, सैनिटाइजर पहुंच चुका है, लेकिन वीडियो जी जो है नगर पंचायत सेक्रेटरी को ऑर्डर तक नहीं करते। इस स्थिति को सोचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
आज आप यहाँ हैं, कल कोई और वहां होगा। हम ये आपसे उम्मीद करते हैं, निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि एक प्रोटोकॉल विधायक का जरूर बनाया जाए। अगर जब कभी भी किसी वीडियो से लेकर छोटे ऑफिसर से भी लेकर अगर किसी चर्चा के लिए उसको बुलाया जाता है तो उस चर्चा में वो अगर उसके पास समय नहीं है तो अपना समय बता दे कि इस समय आ जाए, लेकिन मिले जरूर। उससे क्या होता है, जनता की समस्याएं को ही समाधान हमने करना होता है। सरकार भी जनता की समस्याओं का ही समाधान करती है। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि विधायक की एक प्रोटोकॉल लिस्ट आपके सचिवालय से जारी हो, विधानसभा से, क्योंकि आप हमारे संस्थान हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप एक। और दूसरा, आप ब्लॉक हेडक्वार्टर्स या तहसील हेडक्वार्टर या एसडीएम हेडक्वार्टर्स में विधायकों के लिए एक विधायक ऑफिस का जरूर प्रावधान करें। नहीं तो क्या होता है, सारे विधायक रेस्ट हाउसों में बैठते हैं, मीटिंग रेस्ट हाउस में होती है, और जो लोग आते हैं कि इनके लिए तो रेस्ट हाउस बने हैं। तो इन चीजों से भी ऊपर उठकर हमने अपने आपको लोगों के सामने लाना है। और अंत में मैं एक और बात कहूंगा, आज हमारी स्थिति क्या है, विधायक जब बनता है, सर 1 मिनट लास्ट बार है, जब विधायक बनता है तो उसको सबसे ज्यादा बुरा आदमी समझा जाता है। बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, बद अच्छा बदनाम बुरा। हमको बदनाम समझा जाता है, सोचते हैं कि ये जो विधायक बने हैं ये ठीक आदमी नहीं है। तो हमें ट्रांसपेरेंट होने की भी जरूरत है, हम सब विधायकों को ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। जब हम विधायक बने तो हमारी विधानसभा एक वेबसाइट बनाए, जो भी हम संपत्ति अर्जित करते हैं उस संपत्ति का सोर्स हम उसमें बताएं कि हमने इतना पैसा कमाया और इससे ये संपत्ति खरीदी, हर साल बनाए। पर कई विधायक बोलते हैं, कई विधायकों के रूम में ऐसी बात आती है कि हम तो एफिडेविट में देते हैं। एफिडेविट देने से हमारी पारदर्शिता लोगों के सामने नहीं आती है। अगर हम अपने आप को सोचते हैं तो हमको अपने जीवन को पारदर्शी बनाना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप विधायकों की संपत्ति के स्रोत, आय और जो संपत्ति वो अर्जित करता है, इसके लिए एक वेबसाइट बनाइए। और आने वाले समय में प्रत्येक वर्ष हम इसको प्रत्येक वर्ष उस वेबसाइट पर हम उसको घोषित करें, जिससे लोगों के मन में एक हमारे लोग देख सके कि हमने जो अर्जित किया है ईमानदारी से, मेहनत से और ये उस कमाई से अर्जित किया गया है। ये भी वेबसाइट बनाने की आपको जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ 3 बातें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है, आपके सामने भी रखी है। एक विधायक का ऑफिस हो, एक वेबसाइट बने और विधायकों के लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, ताकि कौन सा ऑफिसर अगर उस विधायक की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, इस प्रकार की सोचने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो क्या मैं ये समझूं कि चर्चा जी पंजाबी तो लिखने का ही नहीं है, यहाँ रिपोर्टर ही नहीं है पंजाबी के, हैं जी? आधा घंटा पहले मैंने कह भी दिया था कि यहाँ पर रिपोर्टर नहीं है पंजाबी। तो आपकी बात मान लेते, हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलिए। लो आप भी इस चर्चा में हिस्सा लें, हिंदी में बोलें, बोलिए संक्षेप में 2 मिनट में। 2 मिनट नहीं, चलो शुरू करें आप। नेगी जी ने जो प्रस्ताव पिछले गैर सरकारी दिवस में विचार विमर्श के लिए जो संकल्प रखा था, इस पे चर्चा जो हो रही है, इस पे मुझे आपने बोलने के लिए मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, आजकल मुख्यमंत्री जब भी हमारे एरिया में जाते हैं, मंत्री साहब भी जाते हैं, वहां पे शिलान्यास होते हैं, एक शिलान्यास करके आ जाते हैं, उसके बाद और शिलान्यास होने शुरू हो जाते हैं। गला बैठ गया आपका? कोई बात नहीं, नारेबाजी में चलता है। और शिलान्यास होने शुरू हो जाते हैं। वो शिलान्यास इनके जाने के बाद जो इनके द्वारा डायरेक्टर या चेयरमैन बनाए गए हैं, वो लोग शिलान्यास करते हैं। और मैं कार्यकारी एजेंसी है या लोक निर्माण विभाग है, उनसे बातचीत करके वहां का एस्टीमेट इत्यादि बना करके भेजें। और जैसे ही विभाग को वहां का एस्टीमेट प्राप्त होता है, इन दोनों विद्यालयों के लिए भी हम धनराशि का प्रावधान करेंगे। और उसके साथ साथ ये है कि आपने एक विद्यालय में आपने कहा है कि वहां पर अभी 30 लाख रुपए धनराशि दी गई है। आप उसमें जो कमी है उस कमी को पूरा करेंगे और उस काम को भी तुरंत हम प्रारंभ करेंगे। और अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भीड़ में
साइंस लैब के निर्माण के बारे में आपने पूछा है और इसमें 42 लाख रुपया हिमाचल लोक निर्माण विभाग को बैजनाथ को जारी कर दिया गया है और अभी इन्हीं दिनों में 20 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट दिया गया है और इस राज्य वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बीड़ में साइंस लैब का 70% कार्य पूरा हो चुका है और बाकी जो उसको पूरा करने के लिए जो बजट की जो आवश्यकता होगी वो धन का प्रावधान आपको कर दिया जाएगा और बहुत जल्द आपको इसको पूरा करके दे दिया जाएगा। श्री मुल्खराज जी। क्वेश्चन से हटकर एक छोटा बंगाल में अध्यापकों की बहुत कमी रहती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि वहां पर जो है ज्यादातर रिक्त स्थान रहते हैं अध्यापकों के, ये उस कमी को कैसे पूरा कर दिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है ये इस प्रश्न से हट करके, लेकिन तब भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इन 4 वर्षों में शिक्षा विभाग में हिमाचल प्रदेश में लगभग 9,000 पदों को भरा गया है और अभी लगभग 6200 पद जो है भरने की प्रक्रिया में है और उसमें हमने बहुत रिक्तियों को भरा है। लेकिन ये रिक्तियां होने के पीछे जो एक विशेष कारण मैंने पिछले प्रश्न में कहा था कि सेवानिवृत्ति होती है, प्रमोशंस होती हैं, हमारे नए स्कूल खुलते हैं, उसके कारण से भी होता है। लेकिन ये भर्ती प्रक्रियाएं हमारी चालू हैं और उसमें जहां भी अगर आवश्यकता होगी तो वो रिक्तियों को भरा जाएगा। अगला प्रश्न 4738 श्री मोहनलाल ब्राक्टा। श्री मोहनलाल ब्राक्टा अनुपस्थित हैं। अगला प्रश्न 4739 श्री अरुण कुमार जी, माननीय सदस्य। संख्या 4739। जल शक्ति मंत्री महोदय। प्रश्न संख्या 4739 सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। श्रीमान अरुण कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसके मुताबिक जो भी सरकारी भूमि है उसके लिए पंचायत का, लोगों का और अन्य जो है वो आपत्तियां जानना आवश्यक है। लेकिन मेरा माननीय मंत्री महोदय से एक विनम्र निवेदन ये है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में गौ सदन का जो जहाँ निर्माण हो रहा है वहाँ पर उस निर्माण कार्य को इतना वहाँ पर हमें, क्योंकि वो जमीन सरकारी जमीन थी, पंचायत के अधीन आती थी, आवारा पशु लगभग 400 के लगभग आवारा पशु थे वहाँ पर, तो हम लगभग 1 साल हमें लग गया। फिर डिप्टी कमिश्नर महोदय को वहाँ पर और एसडीएम साहब को वहाँ पे इंटरप्ट करना पड़ा। इसी तरीके से और बहुत सा आवासों की हम जो 2 मरले जमीन गरीब लोगों को देते हैं उसके तहत भी हमने कई जगह आइडेंटिफाई की। हमारा फायर ब्रिगेड का ऑफिस बन रहा है वहाँ पर भी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं वो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की आनाकानी करते हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ये एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें सरकारी आधार पर भी, क्योंकि सरकारी भूमि होती है तो उसमें अगर वहां से आना, क्योंकि मेरे क्षेत्र के 2 लोग जिन लोगों को के पास जमीन नहीं है मकान बनाने के लिए, किशोरदास और दूसरा चुनीलाल। मंत्री महोदय। सदस्य महोदय ने जो कहा है उस पे सरकार विचार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष आज फिर बाहर चला गया और ये रस्मी कार्य इनका मैं देख रहा हूं कि हर रोज की एक आदत बन गई। लोकतंत्र है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ में मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि व्यवहार कई बार इनका इस प्रकार का हो जाता जो परिहास का विषय बन जाता है। आज जो है वो उस दल में हम देख रहे हैं विपक्ष में नेतृत्व की परिस्थिति क्या बनी हुई है।
कल मैं जब महामहिम राज्यपाल महोदय जी की चर्चा का उत्तर दे रहा था, उसमें भी आपस में प्रतिस्पर्धा चली हुई थी। एक खड़ा होकर के कुछ बोलता था तो दूसरे को लगता था मैं भी अपनी बात कह लूं, और तीसरे को लगता था मैं रह गया तो मैं भी कह लूं। ये मैं समझता हूं कि एक वक्त की जो कांग्रेस पार्टी, जो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी रही है, और आज इस देश में उसकी जो परिस्थिति बनी है, जो हास्यास्पद परिस्थिति उस पार्टी की बनी है, उसका एक परिणाम है। आज उस पार्टी का नेतृत्व तो यहां सीपीएम कर रहा था, नारे वो लगा रहे थे जो नारे सीपीएम वाले लगाते हैं। उनका नारा लगाने का अंदाजा, शैली भी अलग होती है, भाषा भी अलग होती है। लेकिन नारे लगाने के लिए उनको आज सीपीएम के नेता का सहयोग लेना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, ये ओपीएस की अगर बात आ रही है, ये लागू कब हुई थी? 2003 में लागू हुई थी, और 2003 में लागू हुई थी तो उस वक्त हम तो सत्ता में थे नहीं। जिनका ये जिक्र करते थकते नहीं है, जो हिमाचल प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका हमेशा जिक्र होता है। उस वक्त वीरभद्र सिंह जी सत्ता में थे बतौर मुख्यमंत्री। उनने पूरे देश भर में संभवतः पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जिसने ओपीएस को लागू करने के लिए सारी शर्तों को स्वीकार किया। और आज वही दल कह रहा है कि ओपीएस लागू करो। इनके ही नेता जिसके प्रति अपनी बात कहते हैं कि हम बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, उनकी भावना उस वक्त रही थी, उन भावनाओं का सम्मान आज की तारीख में जब रहे नहीं आज इस दुनिया में, तो उनको समाप्त करना चाहिए क्या? और पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से इस आज के ओपीएस के इस कॉल को दिया गया है, जो एनपीएस के जो हमारे जितने भी लोग आए हैं, जिनको बुला करके रखा है, उसमें भी सीपीएम और कांग्रेस के जो विचारधारा के जो करीब के लोग हैं, जो कर्मचारी के नाते जो है अपनी दायित्व की जिम्मेवारी कम निभाते हैं और ज्यादा काम यही करते हैं जो करने के लिए आए हैं। वही लोग आज निकले हुए हैं इस काम के लिए। हमने पिछले कल भी कहा कि आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना प्रस्ताव रखिए, अपनी बात रखिए, और बात में जो आपको कहना आप कहिए, और उसके पश्चात सरकार पर छोड़ दीजिए। सरकार ऐसी परिस्थिति में हम लागू करने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे, उस निर्णय को सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन आंदोलन करके, दबाव डाल करके इस प्रकार से अगर वो प्रयत्न करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। और इस सत्ता को हासिल करने के लिए जिस हद तक ये कांग्रेस के जिस राजस्थान में इन्होंने घोषणा की है, वहां आज की तारीख में जो हालात है, आर्थिक हालात वहां उस प्रदेश के हैं, उस प्रदेश में भी लागू करना कितना व्यवहारिक हो पाएगा, संभव हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उनको इस बात को समझना चाहिए, बात कही है लेकिन उसके बावजूद लागू कब होगा वहां पर और कैसे लागू होगा, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हुआ है वहां पर। मैं इस बात से सहमत हूं, कर्मचारियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है प्रदेश के विकास के लिए, उस भूमिका को निभाए। और ऐसे राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके इन सारी चीजों को करने का मैं समझता हूं कि वो तरीका उचित नहीं है। जहां तक ये बात कह रहे हैं कि आपने ये लगा दे दिए, कानून लगा दिए, सख्ती कर दी, नो वर्क नो पे लागू कर दिया, 20 बार लगाया इन लोगों ने अपनी सरकार में होते हुए, कई बार लगाया हुआ है।
और उसी तरह से अगर हमने भी इस बात के लिए कहा है कि भाई इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, अपनी बात कहिए। और हमने पहले भी कह दिया है कि पिछले कल भी मैंने घोषणा कर दी है कि हमने इस सारे मामले को लेकर के कमेटी गठित की है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। तो कमेटी इस सारे मामले को एग्जामिन करेगी और एग्जामिन करने के बाद हमारे वित्तीय संसाधन क्या उसमें व्यवहारिक रूप से हम इसको क्या सोच सकते हैं, इन सारी चीजों को सोचने के बाद हम अगला कुछ निर्णय कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से राजनीतिक मकसद के साथ ही यहां हमेशा बात करते रहना, बात करके जो है वो जो कर्मचारियों को और दूसरे अलग अलग वर्गों को भड़काते रहना, कि मैं सब उचित नहीं है। राजनीति एक सीमा तक होनी चाहिए। कुछ जगह इस राजनीति से ऊपर उठ करके भी प्रदेश हित में काम करने की जरूरत है। और आज कह रहे हैं कि हम आज ही घोषणा कर रहे हैं कि हम लागू करेंगे। आज की घोषणा का क्या औचित्य है? अभी आने वाले समय में 8 महीने के बाद, 9 महीने के बाद अभी प्रदेश चुनाव के दौर में से जाएगा, उसके बाद मालूम पड़ेगा क्या होगा। इतनी बड़ी गलतफहमी में हमारे मित्र हो गए हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि बस हम तो आ ही गए। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो भी आंदोलन करने के लिए कर्मचारी भाई है बहनें यहां आई हैं, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी बात कहें और उसके बाद अपनी कोई बात सरकार तक पहुंचानी है, उसके लिए उचित माध्यम उनके पास उपलब्ध है। लेकिन कर्मचारी होकर के सरकार के खिलाफ चलते रहना, लगातार इस प्रकार का व्यवहार करना, तो स्वाभाविक रूप से जो नियम है, जो कानून है, उसके मुताबिक जो सारी चीजें देखी जाएंगी। और आज जो जिस प्रकार से इन्होंने जो वॉकआउट किया है, क्योंकि बुलाए ही उन लोगों ने, उनको कहा कि आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको संबोधित करेंगे, और यहां से जाने के बाद वहां पर भाषण देंगे कि हम सदन छोड़ करके आए। सदन छोड़ करके आए तो बहुत बड़ा काम नहीं किया है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि कर्मचारियों के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील रही है सदैव। जो भी जिस समय में उनके लिए करने की आवश्यकता महसूस हुई है, वो किया भी है। और अभी भी जो हमारा पंजाब पे कमीशन आने के पश्चात जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, क्योंकि हम पंजाब पे कमीशन को फॉलो करते हैं, तो ऐसे में जो भी उनके लिए जो किया जा सकता है, वो बेस्ट पॉसिबल आज की परिस्थिति में कि जो वो हो सकता था, वो हमने करने की कोशिश की है। और आज भी मैं फिर से एक बात का आग्रह करना चाहूंगा कि वो इस आज का जो कार्यक्रम रखा है, एक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को कहें और उसके बाद सरकार के समक्ष अपना अगर पक्ष रखना है तो हमें उसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार से सदन से हर रोज वॉकआउट करना, हर बात पर वॉकआउट कर देना, ये अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kshri।